नमस्कार। 5 जन्य के डिजिटल मंच पर मैं राज चावला आप सबका स्वागत करता हूं। आज चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के चतुर्थ संस्करण के मौके पर हम भोपाल में, जो हमारे साथ इस फेस्टिवल के खास मेहमान गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। और मुझे लगता है बहुत परिचय की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। एक ज़माने से शायद जब हम बच्चे थे तो आपको देखा करते थे और सीखते थे कि साहब धर्म क्या चीज़ होती है, तो कुछ वैसा। लेकिन आज जब आप यहाँ इस फेस्टिवल में आए हैं, इसको कहें कि बडिंग फिल्म मेकर्स या एक ऐसे वर्ग की आवाज़ जिनकी पहुँच शायद सिनेमा की उस एलीट क्लास तक नहीं है, उस बजट तक नहीं है, तब वो जो लोग अपना एक्सप्रेस करते हैं, कुछ फिल्में आपने यहाँ देखी, कुछ चर्चा भी हुई, कैसा लगता है और वो फीलिंग क्या आती है? ये समाज का जो एक दर्शन है इन फिल्मों के माध्यम से जो सामने निकल के आता है, समाज जो कहना चाहता है, उसमें क्या कुछ आप सब पकड़ पाते हैं खास चीज़ें, वो ज़रा बताएं। देखिए, आज के जीवन में, मानव जीवन में सिनेमा का बहुत महत्व है, क्योंकि सिनेमा वो रूप ले चुका है जहाँ देश का हर व्यक्ति, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से या दूसरी वीडियो के माध्यम से सिनेमा को चाहता है, प्यार करता है, उसे देखता है। और उसके माध्यम से जो संदेश दिए जाते हैं, जो अपनी बात कही जाती है, हर व्यक्ति को अपनी सोच दूसरों पे तक पहुंचाने का अधिकार है, अपने विचार पहुंचाने का अधिकार है। इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, महोत्सव होते हैं, जैसे भारतीय चित्र साधना है, ये एक प्लेटफॉर्म देती है उन तमाम लोगों को जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, और एक जो नई जनरेशन आ रही है कलाकारों की, वो कला के किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हों, उन सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कि भाई आप जो है अपनी सोच जो है, अपनी विचार जो है जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के महोत्सव हमेशा होते रहने चाहिए। और भारतीय चित्र साधना वाकई में सिनेमा जगत की तो सेवा कर रही है, लेकिन उन तमाम नए लोगों को जो सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं या कला की दुनिया में आना चाहते हैं, उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है। तो मैं भारतीय चित्र साधना के जितने भी तमाम लोग हैं उन सबको बधाई देता हूँ। और जो लोग भी अपनी अपनी फिल्में यहाँ लेकर आए, वो भी बधाई के पात्र हैं। देखिए, विनर्स कम होंगे, ये डेफिनेटली अलग बात है, लेकिन जिन्होंने भी अपनी फिल्में यहाँ भेजी हैं, वो सब के सब बधाई के पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने वो मेहनत की है, वो फिल्में बनाई है, वो सोच जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि ये फिल्म महोत्सव जो है, पहले के मुकाबले आज इसमें बढ़ोतरी आई है, और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी डेफिनेटली आएगी। का स्क्रीनिंग कमेटी का कन्वीनर मैं रहा, तो मैंने लगभग सारी फिल्में देखी जो आई, और उसमें जितना पार्टिसिपेशन अब ऑर्गेनिक रूप से होने लगा है, वो बड़ा उत्साहित करने वाला है। दर्शकों के एंगल से अगर देखें तो पिछले कई दशकों से सिनेमा का जो रूप लोगों ने देखा, उसमें कुछ एक सीरियल महाभारत रामायण जैसे होंगे या और भी कुछ अच्छे होंगे। अदरवाइज मेन स्ट्रीम सिनेमा हमेशा से एक विशेष किस्म के नैरेटिव को लेकर चलता है, विशेष किस्म के कैरेक्टर गढ़े गए, एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। और आज जब ऐसे माहौल के भीतर अब एक कश्मीर फाइल्स नाम की पिक्चर आती है, उससे पूरे बॉलीवुड में मुझे लगता है एक अघोषित सी खलबली मचती है, और राजनीति में भी आती है। वो पूरा इकोसिस्टम हिलता है जो आज तक पहले इतने दशकों से वो सब काम करता रहा। कई मुझे लगता है उसके विक्टिम भी बने। इसे आप सारे को कैसे देखते हैं? बॉलीवुड का ये माहौल बदल रहा है, और सिर्फ बॉलीवुड या फिर समाज भी इसको देख रहा है, समझ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज से पहले सिनेमा जो था वो कहते हैं ना, ड्रीम सेल्स, सपने बेचता था। अब जो है सच्चाई सामने आने लगी, और सच्चाई जो है वो हर किसी के बस की नहीं होता उसे डाइजेस्ट कर पाए। तो कुछ लोगों को डेफिनेटली तकलीफ़ होगी। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो थोड़ा पेन होता है, बाद में उसका इलाज हो जाता है। तो आज जो समय आया है कि जो सही चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचें, जिन चीज़ों को पिछली सरकारों ने दबा के रखा। हाँ, ये बात अलग है कि जहाँ पांडव होंगे कौरव भी होंगे। तो कौरव रूपी विपक्ष जो है इस वक्त बेचैन है इस बात को लेकर कि ये कश्मीर की जो सच्चाई है, विवेक अग्निहोत्री जी ने इतनी खूबसूरती से पिरो के एक सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है। तकलीफ़ तो उन्हें हो रही है, लेकिन ये तकलीफ़ कई चीज़ों का इलाज करेगी आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बहुत सारे विषय इस देश में हैं जिनको पिछली सरकारों ने एक नहीं कई बहाने लेकर उनके दबा दिया गया। तो ये जो कौरव रूपी लोग हैं, इनको ख़त्म करना देश से बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म के विषय में अगर मैं कहूँ, जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि ये फिल्म जो है आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, उन फोर्सेस के ख़िलाफ़ है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर ऐसा काम करें कि इस देश के अंदर किसी की ये हिम्मत ना हो कि वो हमारे देश की तरफ उंगली भी उठा सके, हमारे समाज की तरफ उंगली उठा सके। तो डेफिनेटली
ऐसी फिल्मों का बनना बहुत आवश्यक है, ऐसी फिल्मों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी सच्चाई है, मैं तो कहूँगा दिल्ली में जो 84 में हुआ उसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए, वो लोगों के सामने आनी चाहिए। उसकी सच्चाई छुपा दी गई है और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, लाइन से हैं, आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, लेकिन उन पे अब फिल्में बननी चाहिए। और एक शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये शुरुआत का जो एंड होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर आएगा। गजन जी, फिल्म की दुनिया से ज़रा अलग चलते हैं। इस देश में हुआ क्या? वो चीज़ जो कश्मीर फाइल्स में देखी गई वो 90 के दशक की एक कहानी थी। उससे पहले 71 में, उससे पहले 47 में, उससे पहले 46 में डायरेक्ट एक्शन डे, 1922 में केरल का मोपला नरसंहार, सब जानते हैं वो चीज़ें कैसे हुई। और अगर पूरी हिस्टोरिकली चले जाएंगे, लगभग 1400 साल पहले की हिस्ट्री जब शुरू होती है, ये जो एक कट्टर एलिमेंट समाज में आता दिखता है, इसको आप कैसे काउंटर करने का सुझाव देते हैं? मेरा मानना ये है, क्योंकि आप एक बड़े प्रबुद्ध वर्ग में शामिल होते हैं, तो बहुत लोगों के साथ आपकी वार्ता होती होगी, इसका सॉल्यूशन क्या नज़र आता है? समाज में उस कट्टर एलिमेंट को, उस जिहादी एलिमेंट को कंट्रोल करना, उसे डाइवर्ट करना, क्या चीज़ समझ में आती है? देखिए, जब पॉजिटिव फोर्सेस होती है तो नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव फोर्स को एकदम से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, और पॉजिटिव फोर्सेस की अहमियत तभी बढ़ती है जब सामने नेगेटिव फोर्सेस हो। मैं इससे भी पीछे जाता हूँ। आपने रामायण और महाभारत की बात की, इनको मिथ बना दिया गया, माइथोलॉजिकल कहलाया, जबकि ये इतिहास है, हमारे देश का हिस्ट्री है। मुग़लों ने किसी भी देश के साम्राज्य को ख़त्म करना, या तो उसे कल्चरली तोड़ दो या फिर उसे फाइनेंशियली तोड़ दो। मुग़लों ने यहाँ के कल्चर को अटैक किया और उन सच्चाइयों को छुपा के उसे मिथ बना दिया गया। उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने फाइनेंशियली इंडिया को वीक करने की कोशिश की। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी मजबूत है, बावजूद इन चुनौतियों के आज तक ज़िंदा है और अपनी पूरी ताकत के साथ ज़िंदा है। इस देश में भी आज भी ऐसी फोर्सेस हैं जो देश की दो चीज़ें होती है, एक आउटर सिक्योरिटी होती है जिसे हमारी आर्मी बहुत बखूबी निभा रही है, एक इंटरनल सिक्योरिटी होती है। वो इंटरनल सिक्योरिटी जो है इन लोगों की वजह से दांव पे लगी हुई है। इस सोच को ख़त्म करना, इस विचार को ख़त्म करना, ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है, देश के समाज की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए हमें, आपने कहा इस कट्टरता को ख़त्म कैसे दिया, इसे हेड ऑन लेना पड़ेगा। जब तक आप हेड ऑन नहीं लेंगे, सामने आके नहीं लड़ेंगे, ये दबता रहेगा। आप सब ने देखा एफटीआई में किस तरह से सारी फोर्सेस इकट्ठी होकर मेरा विरोध कर रही थी, और जब ख़त्म हुआ और जब वहाँ की रिपोर्ट आई, सीएजी रिपोर्ट, तो पूरा विपक्ष चुप हो गया कि जिस व्यक्ति को हम सोच रहे थे कि तो इस काबिल ही नहीं है, वो तो सबसे अच्छा काम करके चला गया। और वो रिपोर्ट जो है, मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हुई कि वो पार्लियामेंट में जब पेश की गई तो उसमें जो खूबसूरत लाइन मेरे लिए लिखी हुई थी, आई डेफिनेटली फील प्राउड ऑफ इट। तो इन विपक्ष को अगर इस तरह की सोच को ख़त्म करना है तो हमें हेड ऑन लेना पड़ेगा। बॉलीवुड में कैसे हेड ऑन लेंगे? क्योंकि वहाँ तो एक शुरू से चलता रहा, और कश्मीर फाइल शायद पहली बार एक हेड ऑन लेकर आई है, और वहाँ सारी चुप्पी है, शांति सी है। नहीं, इसको मैंने बहुत पहले खुद शुरू किया था। एक्चुअली मेरे कई विषय ऐसे रहे हैं, मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मेरे बहुत सारे विषय ऐसे रहे हैं जो मैंने हेड ऑन लिए, और समय आते आते उसमें बदलाव आया। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ, पाकिस्तानी एक्टर इस देश में आते थे, यहाँ से पैसा लेके जाते थे, टैक्स नहीं भरते थे, और उसके अलावा यहाँ की सिक्योरिटी दांव पे लगती थी। क्या क्या शूट करके जाते थे मालूम नहीं। उस विषय को सबसे पहले मैंने उठाया था। दूसरे, वो आते थे बिजनेस वीज़ा पे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेते थे। इस विषय को जब 2013 में मैंने उठाया तो मेरा बहुत विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध के सामने झुकना पड़ा उन तमाम फोर्सेस को, क्योंकि ये वाजिब बात थी। सरकार में ये बात की, मुझे याद है सुषमा दीदी को उस वक्त लेटर भी लिखा था, फिर उसके बाद किरण रिजिजू जी से मैंने बात की थी, माननीय राजनाथ जी से बात की थी। तो सब लोगों ने लेके जब एक इसका कल्मिनेशन हुआ तो फाइनली ये हुआ कि इन फोर्सेस, इनको पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ आना बंद कर दिया गया। आज पाकिस्तानी एक्टर यहाँ नहीं आते। तो इस विषय को आपको हेड ऑन लेना पड़ेगा। मैंने इस विषय को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नुकसान उठाया। जब मैंने इस सोच को सामने लेकर आया तो मेरा काम बहुत सफ़र हुआ, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि काम जो है कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को नहीं देख सकता, ये तो परमात्मा की तरफ से आदेश होता है। तो मैंने उस सोच के साथ अपने आप को जिया, हेड ऑन लिया, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहा। आपने इस इंडस्ट्री को काफ़ी पुराने से भी देखा और गहरे तक भी देखा, समझा, और जब आप हेड ऑन लेते हैं तो कई ऐसे एलिमेंट्स आपके आसपास अपने आप खुल के बाहर आते हैं जो शायद पहले ना आते, वैसे आ जाते हैं।
कुछ एक बातें बीच में उठती हैं, बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, बॉलीवुड का दाऊद कनेक्शन, दाऊद का पैसा लगा होना, पाकिस्तान से डील होना, गवर्न होना, कुछ एक परिवारों का कब्जा होना, और वो कहाँ से गवर्न डील हो रहे हैं ये बातें, पाकिस्तान, दाऊद, अंडरवर्ल्ड, ये इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है तो कुछ एलिमेंट बता सकते हैं क्या? देखिए, जब धुआं निकलता है तो आग कहीं ना कहीं होती है, बात कुछ सच्चाई होगी डेफिनेटली, लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू लेना चाहूँगा। अमिताभ बच्चन साहब को किसी ने आज तक धमकी क्यों नहीं दी? धर्मेंद्र साहब को धमकी क्यों नहीं दी? लता जी को किसी ने धमकी क्यों नहीं दी? ये इसलिए कि आप कनेक्शन नहीं रखते हैं, आप उनकी मदद नहीं लेते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने में, आप उनके सामने झुकते नहीं हैं, आप अपने कला को उनके सामने झुकने नहीं देते हैं। हम क्यों नहीं डरते? मैं तो बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, मैंने कभी इनके सामने अपना सर नतमस्तक नहीं किया और ना करूँगा, कम वॉट में। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो सोच पहले थी उसमें बहुत बदलाव आया है, बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं तमाम फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से, काम करने वाले लोगों से एक बार फिर ये निवेदन करूँगा कि आइए हमारे साथ आइए, इस पॉजिटिविटी के साथ आइए, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस को, बेशक फिल्म इंडस्ट्री हो या दूसरा समाज, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश को और समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान ये फोर्सेस पहुंचा रही है। गजेंद्र जी, आपने, मुझे लगता है कि कुछ खुलासा करने से बचे हैं, फिर भी आपने काफ़ी कुछ कहा। मुझे लगता है कि दर्शक हमारे काफ़ी कुछ समझे होंगे, और कश्मीर फाइल से जो नए किस्म का माहौल बना है, उससे आपको भविष्य में आगे 2 साल 3 साल, जैसे आपने 84 का जिक्र किया, उम्मीद क्या लग रही है? नए फिल्म मेकर्स जो शायद आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्या वो अपने रास्ते बदलेंगे, वो अपने स्क्रिप्ट्स बदलेंगे, वो अपने स्क्रीन प्लेस बदलेंगे? क्या इन विषयों पर चर्चा होगी? क्योंकि ये तो सच है कि कश्मीर फाइल ने जो माहौल बनाया, वो उससे पहले शायद कोई फिल्म इस दिशा में ये माहौल नहीं बना पाई थी। लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी आपको आ रहे हैं? देखिए, सिनेमा की शुरुआत होती है एक ब्लैंक पेपर और एक पेन से। जब राइटर लिखना शुरू करता है तो सिनेमा जन्म लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राइटर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के विषयों को बाहर लेकर आए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उसको शूट करें और लोगों के सामने लेकर आए। डेफिनेटली कश्मीर फाइल्स ने एक ट्रेंड शुरू करेगी ये फिल्म, क्योंकि फिल्म का फाइनेंशियली वायबल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न आना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर फाइल ने वो पहला स्टेप ले लिया है, और मुझे लगता है कि जो हमारी सोच के, हमारे विचारों के लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो डेफिनेटली इस चीज़ को राइटिंग के माध्यम से बाहर लेकर आएंगे और इन विषयों पर आगे फिल्म बनेंगी। ठीक, गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है काफ़ी इंटेंस चर्चा हुई है, और ये जो एक नई धारा शुरू हुई है, या कहें कि एक नई केस स्टडी हमारे सामने है कश्मीर फाइल्स के रूप में, आप जैसे विद्वान लोग इन विषयों को और बॉलीवुड में भी आके लेकर जाएंगे, और जो अब तक का नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी उसमें कुछ बदलाव ज़रूर होता हम सब देखेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। धन्यवाद राजीव।